हेलो। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम है भाई 27 जून का जो है करंट अफेयर पढ़ेंगे। पानी भले बरस गया पर अभी मानसून तो अच्छे तरीके से आया नहीं, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, बहुत ज़्यादा। अभी अपनी अपनी जो है तबीयत का विशेष सभी लोग ध्यान रखें। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सिरिस रामाफोसा, दूसरा है साइमन हैरिस, फिर है लॉरेंस बोंग, फिर है भाई चौथा ऑप्शन क्रिस्टोफर लक्ससन। बताइए इसका आंसर। किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर बता सकते हैं। और अगर आप कभी इनसे मिले हो या आपने कभी इनको खाने पे बुलाया हो तो आप इनको ज़रूर जानते हो। इसका आंसर आप बताएं। चलिए इसका जो आंसर है भाई सिरिस रामाफोसा। कौन है भाई? सिरिस रामाफोसा जो है वो दक्षिण अफ्रीका के दोबारा से जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। साइमन जो है भाई ये कहाँ के हैं? ये आयरलैंड के पीएम हैं। और लॉरेंस जो है वो सिंगापुर के जो पीएम है। और क्रिस्टोफर जो है वो न्यूजीलैंड के पीएम है। इसको आप लिख लें। और दक्षिण अफ्रीका के हमने पढ़ लिया है सिरिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2024 को देर रात तक चली दक्षिण अफ्रीका संसद की बैठक में सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। ये दूसरी बार लगातार चुने गए हैं। 15 फरवरी 2018 को सिरिल रामाफोसा को पहली बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 2018 में चुना गया और अभी जो चुना गया वो दूसरी बार अभी चुना गया है। दक्षिण अफ्रीका की जो भाई राजधानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रिटोरिया। ये इसकी बहुत सारी राजधानी हमने देखा है, एक से अधिक राजधानियां भी होती हैं। तो क्या है भाई? प्रिटोरिया एक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका। केप टाउन, फिर है ब्लू एम फ्रोटेन जो है इसकी राजधानियां हैं। कम से कम ये दो तो आप याद ही रखें, प्रिटोरिया और केप टाउन। और फिर इसकी मुद्रा जो है बहुत सरल है, इसकी मुद्रा याद करना। साउथ अफ्रीकन रेंट क्या है? साउथ अफ्रीकन जो रेंट है वो दक्षिण अफ्रीका की ये मुद्रा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। गुवाहाटी, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को पता है तो चलिए इसका जो आंसर है वो है मुंबई। जो है 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित होने वाला है या हो चुका है। तो ये जो है 15 से 21 जून तक जो है आयोजित हो चुका है। हम जब पढ़ रहे हैं इसको आयोजन इसका हो चुका है मुंबई में। चलिए तो क्या है भाई इसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मुंबई में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें दिखाई जाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन साथ ही दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में किया जाएगा। मुंबई में जब ये आयोजन हो रहा होगा तो दिल्ली में, पुणे में, चेन्नई में, कोलकाता में यहाँ पर वैसा का वैसा वहाँ पर प्रोग्राम होगा। पर मेन केंद्र कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पर है भाई? मुंबई। 38 देशों में 65 भाषाओं में 1000 से अधिक फिल्मों का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। प्रविष्टियां हैं मतलब इसकी प्रतिलिपियां वहां पर दिखाई जाएंगी और उसकी सराहना की जाएगी। ठीक है। तो भाई मुंबई में देखिए, मुंबई में किस किस के मुख्यालय हैं? एक तो सेबी का मुख्यालय है, आरबीआई का मुख्यालय है, और बी एस आई का ई का मुख्यालय है। बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वो भी मुख्यालय मुंबई में है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बताइए अगर कुछ आपको याद है विशाखापट्टनम से तो आप सभी कमेंट में करेंगे। कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि विशाखापट्टनम में क्या कुछ हमने पढ़ा है। जिसको जो भी पता है विशाखापट्टनम के बारे में आप जरूर बताएंगे। ठीक है। गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम जो है, गुवाहाटी असम में हमने एक बार पढ़ा था कि जो यूथ यूनिवर्सिटी गेम होने वाले हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर आयोजित हुए? गुवाहाटी में, असम गुवाहाटी में आयोजित हुए। और टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी रही। और नई दिल्ली, नई दिल्ली में जो है खेलो इंडिया पैरा गेम, कौन से? खेलो इंडिया पैरा गेम का पहला संस्करण जो है नई दिल्ली में संपन्न किया गया। और इसमें जो टॉप पर रहा वो हरियाणा रहा। और यहाँ पर हमने चंडीगढ़ टॉप पर किया था, चंडीगढ़ टॉप पर आया है यूनिवर्सिटी में। और ये चौथा संस्करण था इसका। ठीक है। और इसका फर्स्ट संस्करण था। आप इसको जो मैं बोल रही हूँ, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के बताऊं, आप इसको जरूर इसको नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, 1,16,000, फिर है भाई 1,32,000, फिर है 1,48,000, फिर है 1,56,000, सॉरी, है ना, 1,56,000। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, इसका आंसर बताइए, क्या इसका आंसर हो सकता है? चलिए, तो इसका जो आंसर है 1,16,000 जो है वो ऐसे किसान हैं जिसने इस योजना का लाभ पहले ले रहे थे, अब इस योजना को लाभ लेना इसका छोड़ दिया, इस योजना से जो है वो हट गए हैं। ठीक है, तो इतनी इसकी संख्या है। सरकार जो है हमेशा दे रही थी, इसमें अच्छा लाभ हो रहा था, पर पता नहीं क्यों गिरावट इसमें आई है। इसके मंत्रालय के अनुसार, कृषि मंत्रालय की परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार ऐसी आंकड़े दिए गए हैं। सरकार जो है किसानों को 6,000 तक का जो है मुआवजा दे रही थी, 6,000 तक का जो है इसमें लाभ किसानों को हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 में मई 2024 तक, जून 2023 से मई 2024 तक जो है, ये इस दौरान में जो है इतने 1,16,000 जो किसान हैं इन्होंने ये योजना को है ठुकराया है और इस योजना से दूर चले गए हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। चलिए, पीएम किसान योजना जो है 24 फरवरी 2019, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें। ये जो हमने ये पीएम किसान योजना जो है, निधि योजना जो है, वो हम 2019 में लेके आए थे। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं उनके द्वारा ये लॉन्च की गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी, ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? एक मिनट रुकिएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, पहला हरियाणा, दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर है कर्नाटक। बताइए इसका आंसर किसी को पता है तो? चलिए, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। क्या इसका आंसर है उत्तराखंड? उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि जो बायोस्फीयर जैव मंडल क्षेत्र है वो किसके अंदर बनाया गया है? वो टाइगर रिजर्व के अंदर। टाइगर रिजर्व के अंदर पहला ऐसा मौका है जहां हम जैव मंडल क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। तो संयुक्त रूप से जो है वो उत्तराखंड में इसका निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर उत्तराखंड में बनाया गया है। ठीक है, कहां पर बनाया गया है? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश से हम बहुत सारे याद कर सकते हैं, जैसे पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा, और जो है दुर्गावती। दुर्गावती जो है इसको आप जरूर कर ले नोट डाउन। मध्य प्रदेश का दुर्गावती जो है वो पूरे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व हो गया है। जो हमारे मध्य प्रदेश का दुर्गावती जो है वो उस नाम को जो है वो 53वां, देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है, दुर्गावती। चलिए, हरियाणा से हम कैसे याद कर सकते हैं? कलसेर एक वहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, कलसेर और सुल्तानपुर। ये हरियाणा की बात चल रही थी। उत्तराखंड में हमने बात कर ही ली है। और कर्नाटक का एक नागरहोल, बन्नरघट्टा, क्या है? बन्नरघट्टा, नागरहोल, और जो है ऐसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थापित हैं। दुर्गावती को जरूर याद कर रहे हैं, देश का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उत्तराखंड के सीएम जो है वो है पुष्कर सिंह धामी, ये सभी को पता है। और ये राज्यपाल जो है गुरमीत सिंह। इसकी राजधानी दो है, देहरादून और गैरसैंण जो है वो इसकी राजधानी है। झील हमने 10 बार पढ़ी है, सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, मालाताल जो है ये उसकी झीलें हैं। मालाताल को जो है वो रूपकुंड के रूप से भी नाम से भी जानते हैं। रूपकुंड किस नाम से? रूपकुंड के नाम से जानते हैं। रहस्यमयी झील के नाम से भी मालाताल को जानते हैं। रहस्यमयी झील जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई? मालाताल। चलिए, नेशनल पार्क कौन कौन से? जिम कॉर्बेट, यहाँ पर सबसे पहला टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्थापित किया गया था 1973 में,
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। अब इसका नाम बदल के रामगंगा कर दिया है। इसका नाम क्या कर दिया है जिम कॉर्बेट का? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, तो ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। राजा राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गंगोत्री जो है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थापित हैं। दर्रे कौन कौन से हैं? माणा दर्रा और नीति दर्रा। कौन से दर्रे हैं? माणा दर्रा और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थापित हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में खबरों में रहा ज्योतिमठ क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, फिर है उत्तराखंड, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल प्रदेश। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए, ज्योतिमठ जो है वो क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वो है सॉरी उत्तराखंड में। कहाँ पर है भाई? उत्तराखंड में ये स्थित है। चलिए आगे पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने चमोली में ज्योतिमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ, क्या है भाई? जोशीमठ जो है वो तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ज्योतिर्मठ। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ें इसको। ज्योतिर्मठ इसका नाम रख दिया है और ये चमोली क्षेत्र में आता है, चमोली जिले में आता है। अब हम नैनीताल की बात करें। नैनीताल में एक स्थान है कोशिया कुटोली तहसील। कौन सी तहसील है? कोशिया कुटेली तहसील जो है उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? परगना श्री कैंची धाम तहसील, उसका नाम बदल दिया है। दो चीजों का नाम बदल गया है, जोशीमठ का ज्योतिर्मठ कर दिया है, और भाई कोसिया कोटिल जो है उस तहसील का नाम बदलकर कैंची धाम जो है परगना कैंची धाम तहसील कर दिया है। कैंची धाम आप शायद यूट्यूब पे कभी आपने देखा हो। कैंची धाम वाले बाबा जो हैं वो राम जी के बड़े भक्त हैं, वहाँ का आश्रम है और बहुत लोग, बहुत पहुंचे हुए संत थे जो, ठीक है, वहाँ का आश्रम है, बहुत लोग वहाँ पर जाते भी हैं। तो उनके नाम पर ये कर दिया है, इसी के नाम पर बोल दी वो। जय सिया राम की जय। चलिए, अब क्या है? यह परिवर्तन उत्तराखंड में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देगा। ज्योतिर्मठ को 2023 में भूमि धंसने की समस्या का सामना करना पड़ा। किसको? जोशी मठ को। जबकि कोशिया कुटिन नीम जो है, नीम करोली बाबा के आश्रम के लिए जाना जाता है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। ज्योतिर्मठ एक प्राचीन नाम है जो आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के लिए मठों की स्थापना से जुड़ा है। आप सभी को पता है शंकराचार्य के द्वारा कौन सा मत दिया गया? अद्वैतवाद दिया गया। उन्हीं के जो मठ स्थापित किए गए हैं उन्हीं से एक शब्द निकला है ज्योतिर्मठ। किससे संबंधित है? शंकराचार्य से संबंधित है ज्योतिर्मठ। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, चलिए, तो जो है आप सभी को पता है कि सिक्किम के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह तमांग इनके मुख्यमंत्री का नाम है। अरुणाचल प्रदेश के अभी गठित हुए, हमने कल परसों ही पढ़ा है, पेमा खाटू। क्या नाम है? पेमा खाटू। चलिए, ये अभी हुए हैं, इन्होंने शपथ ली है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाल ही में विश्व पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। 8 जून, 12 जून, 14 जून, 15 जून। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? किसी को पता है तो चलिए, इसका जो आंसर है वो है 15 जून। क्या है इसका आंसर? 15 जून इसका आंसर है। यह पवन ऊर्जा एक वैकल्पिक स्वच्छ एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2007 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ये जो दिवस मना रहे हैं वो हम 2007 से कंटिन्यू मना रहे हैं। 2007 से इसको हम मनाए जा रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा जो है एक स्रोत है उसका, पवन चक्की हम जिसको बोलते हैं। आप कभी देवास साइड उधर गए हो तो आपको बहुत सारी कंटिन्यू पवन चक्की, बहुत सारे एक पंखे टाइप के लगे होते हैं, वो हवा से जो है वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उन्हीं को जो है ये नवीनीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है, उसी के उपलक्ष्य में हम ये दिवस मनाते हैं। भारत सरकार के नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट 30 तक जो है 2030 तक एक टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता, और 2070 तक, ये भी याद रखें, 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है ऊर्जा को उत्पादित करने में। कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं किस मंत्रालय के? नवीनी एवं नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्रालय के मंत्री का नाम क्या है? प्रहलाद
वेंकटेश जोशी, प्रहलाद जोशी जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं, इसको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के ईडीजी ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, पहला है भाई म्यांमार, फिर है तंजानिया, फिर है यूएई, फिर है इटली। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसका जो आंसर है वो यूएई, क्या है? यूएई जो है इसका आंसर है। अडानी डिफेंस जो ग्रुप है उसके द्वारा इनके साथ एक साझेदारी की गई है। इसके साथ साझेदारी करने का एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं हम दोनों मिलके जो डिफेंस है और जो एयर स्पेस है, ये दोनों क्षेत्रों को हम मजबूत बना सकें, ठीक है। तो हमारे जो अडानी जी हैं उन्होंने यूएई के साथ ये समझौता किया है। अडानी डिफेंस और एयर स्पेस में यूएई का ईडीजीई ग्रुप अपनी रक्षा और एयरोस्पेस क्षमता के लिए एकीकृत करने के लिए एकजुट हुए हैं, भारत और यूएई। चलिए अडानी डिफेंस एवं एयर स्पेस ने यूएई स्थित ईडीजी ग्रुप के साथ एक रणनीति सहयोग जो है समझौते की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उसकी रक्षा और एयरोस्पेस क्षमता को एकीकृत करना है। सीधी बात जो मैंने आपको बता दी है कि अडानी ने जो है हमारे भारत के जो अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस जो कंपनी है उसके द्वारा यूएई से एक समझौता किया गया है और ये दो क्षेत्र पे काम करेगी, डिफेंस और एयरोस्पेस के जो साधन है उनको तैयार करेगी, ठीक है। चलिए तो म्यांमार का आप सभी को पता है कि जो म्यांमार का एक पोर्ट था अडानी ने खरीदा था, पर उसमें घाटे के चलते हुए अडानी ने उसको बेच दिया है। और तंजानिया का एक पोर्ट है जिसको 30 साल के लिए उसने लीज पर लिया है। किसने लिया है? अडानी ने। अडानी ने तंजानिया का एक पोर्ट है उसको लीज पर लिया है 30 वर्ष के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी का नाम क्या है? आबू धाबी। सभी को पता है इसकी राजधानी का नाम है आबू धाबी। मुद्रा का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। क्या है? दिरहम इसकी मुद्रा है, इतना सा याद रखो, दिरहम। चलिए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोहम्मद बिन रासिम अल मकतूम। रासिम अल मकतूम जो है वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति का नाम क्या है? जायद अल नेहान जो है वो इसके राष्ट्रपति हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन दुबई में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2024 का वो हुआ दुबई में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की सेवा जो है वो दुबई से शुरू हुई। विश्व की हवाई टैक्सी सेवा जो है वो दुबई से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में जो है पर्वत से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसी साल की बात है, 14 फरवरी 2024 को। आप सभी ने न्यूज में अच्छे से पढ़ा होगा इसको, जो हमारा हिंदू मंदिर वहां पर बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां पर रखी? वो दुबई में रखी। कहां पर रखी? दुबई में। ऐसा हुआ है, भारत मार्ट एक योजना है वहां पर रखी गई, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही रखी गई। चलिए 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन बना है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, चीन, भारत, नीदरलैंड, सोमालिया। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है भारत। दूसरे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड जो है उससे प्रदूषण हो रहा है या उसकी जो खपत बढ़ रही है वो कहाँ पर बढ़ रही है? भारत ऐसा देश है। ये ग्रीन हाउस एक गैस है जिससे तापमान बहुत अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। भारत विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है जो एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को अधिक गर्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको पता है तापमान बढ़ाती है, पर उससे भी कई गुना जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है तापमान को और ज्यादा बढ़ाती है। वर्ष 2020 में ऐसे वैश्विक मानव निर्मित उत्सर्जनों में लगभग 11% भारत से तथा 16% चीन से जो है 2020 की बात चल रही है, इसमें जो है खपत हुई थी भारत के द्वारा 11% और चीन के द्वारा 16%। सबसे ज्यादा 2020 में चीन के द्वारा खपत हुई थी, ठीक है। सोमालिया जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला देश है। सोमालिया जो है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाला देश है। सबसे कम जो भ्रष्टाचार देखा गया है वो डेनमार्क में देखा गया है। कहां पर? डेनमार्क में ऐसा देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नवा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, आईएमएफ, दूसरा है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फिर तीसरा है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये किसके द्वारा लागू होता है या जो है वो इसको योजित करता है, वो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। किसके द्वारा होता है ये? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये किया जाता है। विश्व बैंक हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, विश्व बैंक ने हाल ही में S&P जो है ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से, किसके सहयोग से भाई? ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के सहयोग से जो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया। इन दोनों की जो सहयोग से ही ये जो है वो जारी होता है। चलिए, पीपीआई दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डाटाबेस है। बंदरगाहों का जो पूरी जानकारी है पूरी इस क्षेत्र में रखी जाती है। ग्लोबल मार्केट जो इंटेलिजेंस है इसके द्वारा जो है हम ये इंडेक्स जारी करते हैं। चलिए बता दें कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। किस रैंकिंग में भाई? ये जो रैंकिंग दी जाती है पोर्ट बंदरगाह से संबंधित रैंकिंग मिलती है, उसमें जो है वो 18वां स्थान किसको प्राप्त है? विशाखापट्टनम के पोर्ट अथॉरिटी को ये प्राप्त है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना हमने पढ़ ली है। 1944 में इसकी स्थापना, वॉशिंगटन में इसका जो है मुख्यालय, और इसके जो भाई अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। लास्ट क्वेश्चन, और ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा गया आपका, ये क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाई 79वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 79वें अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, डेनिस फ्रांसिस, फिर है फिलेमोन यांग, फिर है एंटोनियो गुटेरस, फिर है टेड्रोस अदानोम। बताइए इसका आंसर क्या है? आप सभी को पता होगा इसका आंसर जो है फिलेमोन यांग। क्या है? फिलेमोन यांग जो है वो इसके अध्यक्ष बन गए हैं। पहले कौन थे? डेनिस फ्रांसिस। इससे पहले डेनिस फ्रांसिस थे और अब जो बन गए हैं फिलेमोन यांग। और जो एंटोनियोस गुटेरेस जो हैं आप सभी को पता है ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं। ये हमने 10 बार पढ़ लिया है। और ये कौन है भाई? टेड्रोस अनानोस। इसके बारे में आप सभी कमेंट में बताएंगे कौन है ये टेड्रोस अनानोस जो है, अनानोम जो है वो कौन है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर से आंसर देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री, ये कैमरून के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, उनका नाम क्या है? फिलेमोन यांग। ये अभी अध्यक्ष बन गए हैं यूनाइटेड नेशन महासभा के, अपना एक नया अध्यक्ष चुना है। फिलेमोन यांग त्रिनिदाद और टोबैगो के टेनिस फ्रांसिस की जगह लेंगे। ये टेनिस फ्रांसिस की जगह लेंगे जो हमने पहले ही पढ़ लिया है। संयुक्त राष्ट्र में जो है उसके 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र के, हमने ये भी पढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूनाइटेड का मुख्य नीति निर्माण अंग है। जो महासभा है वहाँ पर नीति निर्माण होते हैं, तो प्रमुख अंग नीति निर्माण का क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा। चलिए, यूएनजीए जो है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में बना है और महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य का एक वोट होता है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। सीधी बात है, महासभा में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा होती है वहाँ पर बैठकें होती हैं, नीति निर्माण होते हैं, बहुत सारे देशों का एक समूह होता है, पूरे देश होते हैं, वहाँ पर वोटिंग होती है, जिसकी ज़्यादा वोटिंग वही कानून बन जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और इसके फिलेमोन यांग अभी अध्यक्ष बन गए हैं, पहले डेनिस फ्रांसिस थे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ जो है मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन 2 पूछे हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।